स्टेरॉइड्स हम लोगों को एनर्जी देते हैं ताकि हम लोग अपना वर्कआउट अच्छे से कर सके और पूरा दिन एनर्जाइज रहे। बहुत बार मैंने ये बात लोगों से सुनी है और बहुत सारे एथलीट्स इसके उलट कंप्लेंट भी करते हैं कि सर हम जब भी एनाबॉलिक्स यूज करते हैं हम तो लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, वी फील वेरी मच टायर्ड ऑन आर गियर। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात पे है। मेरी टीम से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आओ जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सके हम लोगों को। तो ये टॉपिक ऐसा ही है, व्हाई मोस्ट पीपल स्टे टायर्ड ऑन इवन ऑन गियर। गियर हो साइकिल हो एक ही बात होती है। वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर ले 9873011160, जो कि मिस्टर नमन का नंबर है, उनके पास होता है। व्हाट्सएप पे बात आपकी उन्हीं से होती है जब कभी आप कोई कोर्स की क्वेरी करते हैं या कुछ भी करते हैं। सो ही इज अवेलेबल देयर 24/7 एंड मोर ओवर द एथलीट्स हु आर बाउंड विद अस या हु हैव एनरोल्ड विद अस, जो हमारे ओवरसीज एथलीट्स हैं, वो भी उन्हीं से बात कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी इंस्टा हैंडल है हमारा एनाबॉलिक आर्क ARCC एंड www.thebodybuildingdoctor.in पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो रहेगा कि क्या सही मायने में गियर यूज करने से हम लोग टायर हो सकते हैं या हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए व्हाइल वी आर ऑन स्टेरॉइड्स। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, और बहुत कुछ इस चैनल के ऊपर है, जब समय लगे जाके जरूर देखा जाए। बहुत सारे मिथ्स हमारी इंडस्ट्री में है स्टेरॉइड्स को रिलेटेड। पहला मिथ इसका है मिथ ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी। बहुत से लोगों को लगता है कि जब वो गियर पे जाते हैं उसका मतलब है अनलिमिटेड एनर्जी, जो कि सही नहीं है। गियर्स जो है या जो एनाबॉलिक्स है, जो स्टेरॉइड्स है, वो आपके पीडी जो है वो रिकवरी को इंक्रीज करते हैं, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आल्सो स्ट्रेस योर बॉडी। बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा है कि रिकवरी इंक्रीज होती है जब हम एनाबॉलिक्स पे होते हैं, आपने ये भी पढ़ा है, मेरी वीडियोस में भी सुना है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है जब हम एनाबॉलिक्स पे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी एक नेगेटिव इंपैक्ट, एक कैटाबॉलिक स्टेट में भी जाती है। स्ट्रेस बढ़ता ही बढ़ता है जब आप एनाबॉलिक्स पे होते हैं। अगर सारे फैक्टर्स सही नहीं है तो गियर अकेला आपको फैटीग से बचा नहीं सकता। बाकी फैक्टर्स में क्या आता है? बाकी फैक्टर्स में स्लीप आती है, आपकी फूड हैबिट्स आती है, ईटिंग हैबिट्स आती है, वर्कआउट्स आते हैं, एवरीथिंग आता है, सप्लीमेंटेशन आती है। अगर वो सब फक्ड अप है, सब तो छोड़ो, अगर एक आपका एक फैक्टर भी फक्ड अप है ना, चाहे स्लीप ही हो, तभी भी आपको जो है एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड्स जिसको आप बोलते हो, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स बोलते हो, वो आपको फैटीग से नहीं बचा सकते। फैटीग होगा ही होगा, आपकी बॉडी टायर्ड होगी ही होगी। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा कॉमन रीजन है जिस वजह से एथलीट्स जो है वो थके हुए रहते हैं। कॉमन रीजन एथलीट स्टे टायर्ड, नंबर 1 इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? जब हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज की जाती है तो एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन जो है वो ऊपर नीचे होता है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स हमारे ALT AST भी ऊपर नीचे जाते हैं। उस वजह से भी हम टायर्ड फील करते हैं, एथलीट टायर्ड फील करता है। सेकंड है स्लीप क्वालिटी। जब ट्रेंड जैसे सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं तो स्लीप क्वालिटी में फर्क आता है। इसके अलावा भी एक चीज और आती है, बहुत से लोग काम में इतने बिजी होते हैं, लगता है यार चल एनाबॉलिक्स चल ही रहे हैं, 3-4 घंटे की भी नींद ले ली तो इट्स ओके हो जाएगा। लेकिन बीइंग एन एथलीट, कॉम्पिटिटिव एथलीट, आपको प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है 7 से 8 घंटे की, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है। पुअर स्लीप जो है वो क्रॉनिक फटीग की तरफ आपको लेके जाता है। थर्ड आता है आपका कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन। अगर आप कार्डियो नहीं कर रहे हो, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन को आप वहां से भी लिंक कर सकते हो, कार्डियो नहीं कर रहे हो या आपका फूड वैसा है, या कार्डियो से सॉरी जो, या फिर हार्ट से रिलेटेड आपने कोई सप्लीमेंट नहीं चला रखा है, या एनाबॉलिक्स की डोज बहुत हाई है और आपकी बॉडी के अंदर क्लॉग्स बनने शुरू हो गए आर्टरीज के अंदर, तभी भी आप कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की तरफ जा सकते हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है हाई हेमाटोक्रिट लेवल होना, जिसकी वजह से बीपी जाता है, बीपी के ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, ब्लड सॉरी बीपी हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, देन आपकी स्ट्रोक, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। दैट इज फिंगरप्रिंट मेडिसिन, जैसे मैंने पिछले में बोर्डिनॉन वाले में भी पढ़ा था कि कोई पॉइज वाले में भी, कि ये फिंगरप्रिंट चीजें हैं, ये सेम नहीं रहेंगी, हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होती हैं, लेकिन चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ओवर ट्रेनिंग। बहुत से लोगों को लगता है एनाबॉलिक्स पे है जितनी मर्जी देर ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। कई कई लोग मैंने देखे 2-2 बारी दिन में, 3-3 बारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में CNS फटीग आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग हो गया, तो आप जो मर्जी कर लो, आप फटीग ही फील करोगे, आप टायर्ड ही फील करोगे। बार 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 आप उन चीजों को रिपीट कर रहे हो, आप सुबह भी वर्कआउट कर रहे हो, दोपहर को भी कर रहे हो, शाम को भी कर रहे हो, सोचते हो हम ज्यादा अच्छे दिखेंगे। कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, साथ साथ वो MM कर रहा है, साथ साथ बॉक्सिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यार आप विष्णु भगवान नहीं हो, आपके 10 हाथ नहीं है, आप कुछ भी कर लो।
ठीक है, एक गोल आपका है, आप स्पेसिफिक गोल की तरफ जा रहे हो, हमेशा आप प्रोग्रेस करते हो। वो बोलते हैं ना, आप दो बोर्ड्स पे पैर रखोगे तो गिरोगे गिरोगे। यहाँ पे लोग मैंने चार चार पे पैर रखते देखे। एक हमारे पास क्लाइंट आया था, वो बोल रहा था मैं कबड्डी भी खेलूंगा, मैं बॉडी बिल्डिंग भी करूंगा। ही एंड अप डूइंग नथिंग। ठीक है ना, तो मतलब ये चीजें ऐसे नहीं चलती। पीईडी जो है वो आपको इन चीजों से प्रोटेक्ट नहीं करते। ये आपकी अपनी दिक्कतें होती हैं कि आप अपने नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर आप जो ब्लेम है वो आपका जाता है ट्रेंड के ऊपर कि हमने ट्रेंड यूज किया था। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपकी जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आप नहीं ले पा रहे हो, पीसीएफ रेशियो जो है वो प्रॉपर नहीं है, फूड आइटम्स प्रॉपर नहीं है, तभी भी आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से, जैसे हम बोलते हैं ना खा नहीं पा रहे प्रॉपर वे में, तभी भी आप नेक्स्ट डे जिम के अंदर फटीग फील करोगे, इवन की फुल डे में भी फटीग फील करोगे। लास्ट आता है मेंटल बर्नआउट। मेंटल बर्नआउट कब होगा? तब होगा जब आपकी लाइफस्टाइल फिक्स नहीं है। ठीक है, अब मैं ही हूं, मैं सारा दिन कोक पी रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, वो पी रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं इस वजह से पी रहा हूँ कि मुझे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखना है। कैसे, वो भी बताता हूँ। बहुत बार एनाबॉलिक्स की वजह से या रेगुलरली हम हाई डोज ऑफ कैफीन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो उस पर यूज टू हो जाती है। कई लोगों की चाय पे हो जाती है, हमारी कॉफी पे हो रखी है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग एनर्जी ड्रिंक्स या बाकी चीजों का सहारा लेते हैं। वो भी एक तरह का मेंटल बर्नआउट ही है, क्योंकि जब आप शाम के टाइम पे कैफीन का इंटेक कर रहे हो, जैसे अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 7:30, तो अगर मैं इस टाइम पे कैफीन का इंटेक करूंगा, इट इज वेरी ऑब्वियस कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी। सो मैं उस वजह से पानी का इंटेक कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे तो आप मेंटल बर्नआउट की तरफ भी जाओगे। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि हाउ टू फिक्स दीज थिंग्स व्हाइल वी आर ऑन गियर। सबसे पहले आता है हमारे बैलेंस हार्मोन्स। 99% लोग फक्ड अप हो जाते हैं, उनका एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन हाई होता है। रीजन बीइंग अरोमेटाइजेशन ज्यादा हो रही है, पता होता नहीं है कि अरोमेटाइज हो रहा है, कौन सा सॉल्ट कब यूज करना है। ज्यादातर हम लोग अगर बाल झड़ रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोग कि मैंने टेस्टा यूज किया। टेस्टा के अलावा आप बहुत कुछ कर रहे होते हो, अनावर कर रहे होते हो, डीएसटी डेरिवेटिव कर रहे होते हो। लोगों ने एक दो लाइंस पढ़ी, सोचा टेस्टा डीएसटी में चेंज हो रहा है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में तो बाल झड़ रहे हैं। कंसेप्ट ही गलत है। तो आपको सबसे पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है व्हाइल यू आर ऑन साइकिल, ताकि आफ्टर द साइकिल आपको दिक्कतें कम हो। हार्मोन्स ऊपर नीचे जाएंगे, एलएचएफएसएच ऊपर नीचे जाएगा, लिपिडो भी ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ है, आपको पता है उसे बैलेंस कैसे करना है, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, इनका जरूरी है। कई कई बार आपको एआई यूज करना पड़ेगा, अरोमेटिज इनहिबिटर्स, कभी एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स यूज करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आपकी लैब मार्कर्स कैसे आ रहे हैं। सेकंड, प्रायोरिटाइज स्लीप। रात को सोना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर रात की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तभी भी आप दिन में, नॉर्मल भी होता है, जरूरी है एनाबॉलिक्स के साथ आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। सेम कंसेप्ट इसके साथ भी है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, नहीं प्रॉपर वे में, अगर वो फटीग है तो पूरी बॉडी फटीग है, सिंपल लैंग्वेज। देन कम्स चेक योर ब्लड मार्कर्स। आपको अपने ब्लड वर्क चेक करने पड़ेंगे बार बार। कई बार साइकिल जो होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट आया था, मैंने अभी आगे भी किसी वीडियो में एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ही इज फ्रॉम हैदराबाद, महेश उनका नाम है, लेट्स रिवील इट। ठीक है, तो वो हमारे पास आए थे, किसी और के पास थे पहले, तो 1 साल से ज्यादा उनको साइकिल पे हो गया था। जब हम उन्हें मैस्ट्रॉन दिया, उनको बुखार आया, ब्रांड बदला, बुखार आया। फिर धीरे धीरे उनको हर प्रोडक्ट, हर एक कंपाउंड में बुखार आने लग गया, सिंगल कंपाउंड में, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो मैंने उन्हें बोला कि आप सीआरपी कराओ। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसका मेन रीजन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की भी इन्फ्लेमेशन है, तो आप उसको उससे हल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक है, मतलब चेक कर सकते हो, मार्कर होता है एक तरह का ही। तो जब चेक करवाया तो सीआरपी बहुत बड़ा हुआ था। तब हमने इनको रेकमेंड किया बीपीसी का, बीपीसी एंड टीपी 500 बॉडी प्रोटेक्टिव कंपाउंड। ये किसी तरह की भी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर है, वो इसको रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ब्लड मार्कर्स चेक करने बहुत जरूरी है। अगर आपके ब्लड मार्कर्स ऊपर नीचे है तो आफ्टर योर साइकिल एंड्स, उस टाइम तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। एंड ड्यूरिंग योर साइकिल आल्सो यू विल बी फटीग्ड। डोंट ओवर ट्रेन। जैसे मैंने पहले भी बोला, ओवर ट्रेनिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, इश्यूज आएंगे, और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और भी ज्यादा ट्रिगर होगा और आपको और ज्यादा थकाएगा। डाइट एंड सप्लीमेंटेशन। एनाबॉलिक्स किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ना तो एनाबॉलिक्स आपके एफर्ट्स का ऑल्टरनेटिव है, ना एनाबॉलिक्स आपकी डाइट का ऑल्टरनेटिव है, ना एनाबॉलिक्स किसी और चीज का ऑल्टरनेटिव है। एनाबॉलिक्स जस्ट एम्पलीफाई योर एफर्ट्स। एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको प्रोटीन भी टाइम पे लेना पड़ेगा, कार्ब्स, फैट्स खाना टाइम पे पड़ेगा, मतलब ठीक है, सप्लीमेंटेशन टाइम पे होगी, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके एनाबॉलिक्स आपको असर देंगे। अगर आपकी डाइट एंड सप्लीमेंटेशन भी फक्ड अप है, तो अभी भी आप फटीग फील करोगे। ठीक है, लास्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, वॉक्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, वर्कआउट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो भी जाके कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा, ऑब्वियसली बात है, कॉर्टिसोल लेवल राइज होगा, तो आप फटीग ही फील करोगे। देखो, गियर के ऊपर
मतलब कि हमें फटीक फील होना या टायर्ड फील होना एक नॉर्मल बात है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका गियर काम नहीं कर रहा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, these lines are from me. Feeling tired on gear doesn't mean that gear is not working. It is something else. It means something else is wrong in your system. Fix those and PEDs will work as they are supposed to do. मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गियर के ऊपर हैं, मतलब कि आप स्टेरॉइड्स के ऊपर हैं, पीईडीज के ऊपर हैं और आप टायर्ड फील करें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पीईडीज काम नहीं करे, पीईडीज यूजलेस है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर कहीं पे कुछ ना कुछ केमिकली चीज प्रॉपर नहीं है, सिस्टम आपका सही वर्क नहीं कर रहा है। दैट कैन बी ड्यू टू पुअर स्लीप और एनीथिंग। तो पहले उसको फिक्स करो। पीडीज तो काम करेंगे करेंगे जैसे उन्होंने करना है, लेकिन तब करेंगे जब सब कुछ ठीक होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।